सुहाग की साड़ी कहानी का सारांश। सुहाग की साड़ी की लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र और इस कहानी का मुख्य पात्र है श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह, और दोनों की साड़ी से संबंधित यह कहानी में कहा गया है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहना भूल है कि दंपत्ति जीवन के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कोड़ी कोड़ी को दांतों में पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसके आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहजबोझ से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी, इसीलिए वह नरम गरम, कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी के विरक्त थी। कहती हुए मुट्ठी भर पढ़ो लिखो आदमी क्या बन लेगा, चने कहीं फाड़ फोड़ सकता है। रतन सिंह पक्के आशीर्वादी थे। राजनीतिक सभा में पहली पंक्तियां में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रताधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी थे। इतने विषमताओं पर भी उनकी दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनका मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समर के झोंके सी थी जो स्थिर जल के हल्के फुल्के लहरों से आभूषित कर देती। हाय वे प्रचंड झोंके नहीं जिसमें सागर बेलफ क्षेत्र बन जाते। थोड़ी सी स्वेच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाया जा रही थी। स्वयंसेवकों की जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसी कदाचित ही कोई द्वार न था जहां निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर भी गए थे। नयन सुख नयन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, आओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो और दे दो। गौरा, अरे तो इसी घड़ी कोई शायद निकाली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। इन दोनों की संवाद है। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो, मगर ये सब है लड़कों का खेल। घर फूकने से स्वराज कभी नहीं मिलेगा और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर उससे घंटों सिरपच्चे की है और इस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वो करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना। रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायती का एक सूत भी घर में रखने मेरा प्राण में भंग कर देना है।
इतना में रामटहल साइंस के बाहर से पुतला सरकार पुकारा। सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं कभी कोई मोहल्ले की चक्कर लगाना है, कोई गड्ढे का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपनी कपड़े दे दिया। कैंसर महरी कपड़े की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देना जाते हो? कैंसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा हूँ तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गोरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्र में देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से कुंवर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो दूसरे में उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलाई थी। गोरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगे? गोरा, यदि मैं यह जानती कि इतने जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारा रुपया खून हो गया। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गोरा ने अपने संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रभाव में आ गई। उसने इतने ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थी जिन्हें किसी समय पहन कर वह फूल न समाती थी। बाज साड़ियों के लिए तो उसने रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इन सब समय सब के सब आंखों में घटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़े का निकला जाना उसे आखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। 30 पर भी एक बार वाद विवाद का नौबत आ गया। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठी। उसे गोरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गोरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पलके डाके हुए थे। गोरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गोरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तब तो जरूर ही बिलायती होगी। इसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ी से अच्छी है? गोरा, अच्छी तो नहीं, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, बिलायती चीज़ों को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गोरा, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर से यह भी चीज़ न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गोरा, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, या गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गोरा, मैं इसे न दूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, न दूंगा। रतन, मैं इसे लेकर छुड़ाऊंगा, इस गुलामी के पटाखे को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गोरा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गोरा, तुम तो बाल की खाल निकालते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं।
एक साड़ी रख ही ली तो क्या? रतन, तुमने कभी तक इन होलियों की आश्रय ही नहीं समझा। गोरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जूस ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतनी बतला दे दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी हो, तो शायद मैं मान जाऊं। गोरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है और यही कहानी का पात्र है, सुहाग की साड़ी। रतन, जरा दे सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूँगा। मैं विदेशी वस्त्र को या शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का या अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूँगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसी शुभ कार्य में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गोरा, कैसा अशगुन मुंह से निकलते हो। रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनार्थ है। गोरा, ओह, चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूँगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके की गोरी के हाथों से साड़ी छीन लूँ। गोरी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कतई नेत्र से देखकर कहा, तुम्हें मेरी सिर की कसम। केसर महली बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह ने बाड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गई, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतीक्षा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयंसेवक गण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब, जल्दी आइए, श्रीमती जी भी कह दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो गई। उधर रतन सिंह असमझ में पड़े हुए थे। प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं? विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी पत्र का पालन क्यों कर होगा? आगे कदम बढ़ चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। लेकिन प्रतिज्ञा का आश्रय पालन करना अविष्ट भी तो नहीं, केवल उसने आश्रय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रियाहट के सामने किसी ने नहीं चलती। यूँ चाहे तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। वही भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गोरी भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी, सुहाग का चिन्ह, उसे आग कितने अशगुन की बात है। यह कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगती है, अपने धुन में किसी को सुनती नहीं, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह में नहीं सीधा होती। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूत है, झूठों में उन्हें घृणा कर रही है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखना पड़ेगी। उनकी आत्मा का बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में अनुरागियों का शोरमोर बनकर उनकी प्रतीक्षा पत्र पर हस्ताक्षर करने का आनाकानी करे। कहीं मुझे
दिखाने की जगह न रहेगी, मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ, पर शगुन का चीज कैसे दूँ। इतने में उसने रामटाल साइंस को सिर पर कपड़े की गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महली भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुई थी। पीछे पीछे रतन सिंह अपने में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहा था। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसा कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गोरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उनकी निगाह बचकर निकल जाऊं। गोरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंख डबडबाई हुई है। वह रह रोकर बोली, जरा सुनते जाओ रतन, जाने दो, दिख न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा छुए, पर गोरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पड़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गोरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, या तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गोरी, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब मुझे इसे लेना अशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ी सी झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गोरी, नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथ में रख दी। रतन ने देखा, गोरी के चेहरे पर एक रंग आता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थय विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उसे अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपना आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी की भावों का बोध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गोरी को देकर बोला, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ डालता हूँ। गोरी ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊँगी। रतन सिंह विवश हो गया, साड़ी ले और बाहर चलाया। उसी दिन से गोरी के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों से भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तक पढ़ती, यहाँ तक कि कोई बार नियम के विरोध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसके मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती हो गई, तो कुंवर साहब ने उसे दिन के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चित किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में विचारों का काम करने जाया करती थी, पर आप अपने हाथों से बाहर न आती, या आती तो संध्या तक जरूर लौट आती। उसके एक दिन
की देर उसकी साधारण सिर दर्द और जुखाम उसकी अव्यवस्थित कर देती। वह बहुधा बुरे सपना देखा करती, किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी, उधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर ऋषि पंदायिनी भभूत बन हुई थी। उसने महीनों की दौर पर रतन सिंह उसे लेकर लौट आया। गोरा की वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने का नियत स्थान पर रखने में उसमें इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी। कारण यह था कि केसर महली उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी। अभी उतना चतुर इतनी महली मिल न थी। कुंवर साहब साइस रामटहल भी छोड़ गया था। बेचारी कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गोरा बरामदे में बैठी हुई आकाश की ओर एकपट होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यह अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लाऊं। यह मेरी ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने की अवकाश ही न मिला। गोरा, मेरा तो जाने को ही जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आओ, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गोरी राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उन्हें चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई थी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न थी। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपने अपने दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंककर बोले, रामटहल, तुम कब यहाँ हो? रामटहल चेहरा श्री संपन्न था। उसने अंक अंक से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बूढ़ा रामटहल इतने सभ्य, इतने भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब मैं अपनी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लगा गया। आप लोगों की निगाह हम गरीब पर हो गई। हमारा भी गुजारा हो रहा है। नहीं तो आप जानते हो कि किस हालात में पड़ा हुआ था। जात की कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा करवाओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। रामटहल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाते हैं। यहाँ बैठते हुए 1 महीने हो गए हैं, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वे बेबस हो गए हैं। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार में चमकाना कहिए। लोगों ने कहा,
जब इतने बड़े आदमी हो गए हैं तो ऐसी शगुन की चीज़ की परवाह नहीं करते, तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। इस दिन होली जली। उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चल गए थे। उसके पहले भी सरकार कोई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरी के सामने आकर बोली, बहू जी मुझे भूल तो नहीं गई। गौरी ने सिर उठाया तो सामने केसर मली खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुई थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन की गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रही थी। गौरी ने कहा, इतनी ज़्यादा भूल जाऊंगी, अब कहाँ हो। हमें लौटने में भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सकी। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सवा टहल करम कुरम सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारा भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार में ही रंग रहा तो अपनी कमाई खोई न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों को इतनी ही घर बस गए। 1 महीने पहले इन दुकानों में से किसी की रोटियों का ठिकाना न था। कोई साहसी करता तो कोई ताशे बजाता था। यहाँ तक कि कोई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लगे गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हम सुहागन बना दिया, नहीं तो सुहागन होते हुए भी विधवा थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो। जिसने हमारी राठ जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान में बैठकर कुछ कपड़े देखने लगा। गोरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रही थी। उसकी सारी अमंगल कामनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आँख सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अस्त्रसंगित नेत्र के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरी यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ चल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश थी। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रही थी। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरी, नहीं, छावनी की तरह होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गोरा, या जमीन लेकर एक अस्थाई बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्चा पड़ेगा। गोरा, मकान बेच दो, रुपया ही रुपया हो जाएंगे। रतन, और रहें पेड़ तले। गौरी, नहीं, गाँव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गोरा, जरा देर में। इलाके भर में खूब कपास की खेती करवाओ। जो कपास बोए उसे बेगार माफ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छा है, दूनी उपज हो जाएगी। गोरा, कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दे दो। कैसा हो, चाहे चरखे बनवाने के लिए कट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गोरा, ऐसी
बेईमानी कोई नहीं करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कामनाओं से पल फुत हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोली कर रहा हो। यह कहानी थी सुहाग की साड़ी, जो कि मुख्य पात्र गोरा और रतन कुंवर सिंह है। जो गोरा अपना साड़ी रतन कुंवर सिंह को देती है, मतलब होली जलाने के लिए विदेशी कपड़ों की होली। और जब उसकी साड़ी का होली जलता है तो सभी का कल्याण होता है, सब अपने अपने स्वदेशी काम में लग जाते हैं, सब धागा निकालते हैं